essential fatty acids. These are fatty acids which cannot be synthesized in the human body. यानी मेन पहचान क्या है कि वो चीज जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगी, ठीक है, उसको हम नॉन एसेंशियल बोला करेंगे। और जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी उसके लिए वर्ड एसेंशियल। और एसेंशियल क्यों कह रहे हैं कि ये हमें डाइट के थ्रू ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी तो इनको बना नहीं सकती। तो अगर बॉडी नहीं बना सकती और डाइट के थ्रू लेंगे या नहीं लेंगे तो फिर उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी, और डेफिशिएंसी की वजह से फिर डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज जो है वो होंगे। असेंशियल को इंग्लिश की सेंस में जो है ना जरूरी कहते हैं और नॉन एसेंशियल गैर जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इंग्लिश की सेंस में बात नहीं करनी, असेंशियल नॉन एसेंशियल की हम बात करेंगे। देयर प्रेजेंस इन द बॉडी, if they are synthesized inside the body, there is no need for additional dietary intake. And if they are not synthesized inside the body, they must be supplied through the diet, otherwise their deficiency will be there. Common examples include linolenic acid, linoleic acid, arachidonic acid, ईकोसापेंटोइनोइक एसिड, ईपीए जिसको बोलते हैं, एंड डीकोसा हेक्सा इनोइक एसिड, डीएचए जिसको बोलते हैं। तो ये 4-5 की एग्जांपल आपने ज़हन में रख लेनी है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन से फैटी एसिड्स हैं वो एसेंशियल हैं। इसके अलावा बाकी जितने हैं ना फिर उनको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं, और उनका नाम आप जो है ना वो बेशक ब्यूटेरिक एसिड से शुरू कर लें, फॉर्मेटिक एसिड से चलते जाएं, ठीक है। इस तरह आप उनके नाम जो है वो ज़हन में रख सकते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड दे आर फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स। फॉर एग्जाम्पल लिनोलिक एसिड जो है ये 18 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और ये कॉर्न और सोयाबीन में वाफर मिकदार में मिलता है। लिनोलेनिक एसिड जो है इसके कार्बन 18 ही है इसके अंदर भी, लेकिन 3 डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, और ये भी वेजिटेबल ऑयल्स में स्पेशली लिनसीड में पाया जाता है। लिनसीड जिसको कहते हैं अलसी को, फ्लैक्स सीड को। इसके अलावा ई कोसा पेंटा इनोइक एसिड और डी कोसा हेक्सा इनोइक एसिड, डीएचए, ईपीए, दे आर प्रेजेंट इन फिश ऑयल। फिश ऑयल जो है ना वो इनकी वजह से ज्यादा फेमस है। काम क्या करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स? ये मुख्तलिफ काम बॉडी में परफॉर्म करते हैं और बेसिकली दे आर फेमस फॉर हार्मोन लाइक फंक्शंस। बॉडी के अंदर हार्मोन लाइक कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके लिए ये प्रिकर्सर का काम करते हैं, यानी उन कंपाउंड्स को बनाने में जो है ये हेल्प आउट करते हैं, और बहुत सारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं इनकी अब हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कह रहे थे, इसकी एक एग्जांपल आप ओलिक एसिड भी याद रख सकते हैं। ये भी C18 कंपाउंड है, और ये इसका मिथाइल एंड है, और ये इसका कार्बोक्सिलिक एंड है, और एक लंबी चेन है, 18 एटम इसमें जो है वो आपको लिंक नजर आएंगे। एक इसमें डबल बॉन्ड है, और इसकी वजह से इसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोलते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स के 2 नाम आपको मैंने बताए थे, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। अब दोनों 18 कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन लिनोलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, जबकि लिनोलेनिक एसिड के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं। अब एक और चीज यहाँ पे मैं शेयर करता जाऊंगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का कंसेप्ट। ओमेगा जो होता है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एंड जो होता है ना, इसको डेल्टा एंड भी बोलते हैं, और जो मिथाइल एंड होता है ना, इसको हम ओमेगा एंड भी बोलते हैं। नॉर्मली केमिस्ट्री में जब हम कोई केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हम कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ से कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस सेंस में हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो काउंट करते हैं। लेकिन जब हमने असेंशियल और ओमेगा के कंसेप्ट की तरफ जाना है, स्पेशली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, तो फिर हम मिथाइल एंड की तरफ से पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हमने देखनी है और काउंटिंग हमने किस तरफ से करनी है, मिथाइल एंड से। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अगर ये 6 नंबर पे पाई जाती है, यहां से 1 2 3 4 5 6, it will be known as omega 6 fatty acid, first double bond after omega 6 कार्बन इसको हम बोलेंगे। और ये आगे वाला नहीं आपने फिर देखना, सिर्फ पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड आपने देखनी है फ्रॉम काउंटिंग मिथाइल एंड। अच्छा, इस वाले केस में क्या था, ये 9th पोजीशन पे आपको नजर आता है डबल बॉन्ड। तो ओलिक एसिड को हम ओमेगा 9 फैटी एसिड भी कहते हैं और लिन ओलिक एसिड को हम ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं, जबकि लिनोलिनिक एसिड को हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो मिथाइल एंड से जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये 3rd नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो ये भी इसको कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है। जब भी ओमेगा का वर्ड आता है ना, तो ओमेगा के लिए आपने पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड फिर फ्रॉम मिथाइल एंड काउंट करनी है, यानी पहले आपने एक स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, उस स्ट्रक्चर में जितने डबल बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड्स उसके अंदर आने चाहिए, और फिर आपने काउंटिंग करनी है फ्रॉम मिथाइल एंड ओमेगा एंड, और जहां पे फर्स्ट डबल बॉन्ड आएगा उसके हिसाब से आपने इसको ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का नाम दे दें। इसमें भी अगेन वही, यहाँ पे आप देखें ये मिथाइल एंड है और इसको ओमेगा एंड भी बोलते हैं, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एंड, और इसको हम डेल्टा एंड भी बोलते हैं। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ ओलिक एसिड इज एट 9th कार्बन। इसमें चूंकि सेंटर में है, मिथाइल एंड से भी गिने तो 9 है और कार्बोक्सिलिक एंड से भी गिने तो 9 नंबर पे हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ओलिक एसिड 18 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड। लिन ओलिक एसिड ये भी 18 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड जो मिथाइल एंड से जब काउंट करें तो वो आता है 6th पोजीशन पे, सो इट इज नोन एज ओमेगा 6 फैटी एसिड। ईपीए और डीएचए अगर हम देखें तो ईपीए के अंदर 5 डबल बॉन्ड्स हैं और इसका स्ट्रक्चर कितने, आप 18 नहीं है बल्कि 20 कार्बन है। तो ये 20 कार्बन आपने इस तरीके से लिंक कर देने और फिर आपने काउंट करना है मिथाइल एंड से कि पहला डबल बॉन्ड जो है ना वो कितने नंबर पे आता है, तो इसको हम फिर ओमेगा 3 बोलेंगे। इसी तरह डूकोसा हेक्सा इनोइक एसिड है डीएचए, ये 22 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 6 डबल बॉन्ड्स हैं और जो फर्स्ट डबल बॉन्ड फ्रॉम मिथाइल एंड है वो भी 3rd पोजीशन पे। तो अभी मैं 3 के नाम आपसे ले रहा हूँ। नंबर 1 लिनोलिनिक एसिड, 18 कार्बन, 3 डबल बॉन्ड और फर्स्ट डबल बॉन्ड जो है वो एट कार्बन नंबर 3 फ्रॉम मिथाइल एंड, सो इट इज कॉल्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड। और इसी तरह ईपीए की जब हम बात करेंगे तो 20 कार्बन कंपाउंड, 5 डबल बॉन्ड्स और position of first double bond from methyl end is at 3rd number, so it is known as omega 3 fatty acid। और तीसरा जो omega 3 fatty acid की एग्जांपल है वो DHA है, ठीक है, जिसमें टोटल 6 डबल बॉन्ड्स हैं और टोटल इसमें 22 कार्बन एटम्स हैं और पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड इसकी भी तीसरे नंबर पे बनती है। अगेन ये एक और वे है लिखने का, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का। तो इसमें आप देखें तो अल्फा लिनोलिनिक एसिड जो है ये 3 मिथाइल एंड पे, यानी इसमें उसने राइट इसका स्ट्रक्चर करके ना आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है कि अगर हम इस साइड से वेंड करें इसका तो 3rd नंबर पे हमें इसका डबल बॉन्ड नजर आता है। तो नेक्स्ट ईपीए, तीसरा डीएचए, ये तीनों जो है ना वो आपको ओमेगा 3 की एग्जांपल्स हैं। और लिन ओलिक एसिड जो है ये ओमेगा 6 की एग्जांपल है, जबकि रेकडोनिक एसिड जो है ये भी C20 है, 4 डबल बॉन्ड है इसके अंदर,
लेकिन इसका भी फर्स्ट डबल बॉन्ड जब फ्रॉम मिथाइल एंड जो है वो 6 नंबर कार्बन पे आता है। तो 3 तो मैंने बोल दी आपको ओमेगा 3 की एग्जांपल्स, 2 मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं जो कि ओमेगा 6 की हैं। इसमें एक रेक्डोनिक एसिड शामिल है, दूसरा लिनओलिक एसिड शामिल है, और ओमेगा 9 की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओलिक एसिड। हम बात कर रहे थे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं ये बॉडी के अंदर बहुत अहम काम करते हैं और बहुत सारे ऐसी चीजों का ये प्रिकर्सर हैं जो हार्मोन लाइक एक्टिविटीज रखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में इनकी जरूरत है। रेटिना जिससे आपकी विजन है भाई, उसमें ये रोल प्ले करते हैं, और नर्वस सिस्टम को भी बेहतर रखने में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 5वें नंबर पे हम देखें तो ये ओवरऑल ग्रोथ के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश्ड है। अब ये 4-5 फंक्शन आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट फंक्शंस एसेंशियल फैटी एसिड परफॉर्म इनसाइड द बॉडी। लिनओलिक एसिड act as precursor of other essential fatty acids considered essential for growth and maintenance of normal skin. Deficiency in infants give rise to eczema. Eczema by inflammation of skin with itching and discharge, dry, thickened and scaly skin, and changes in hair texture. ये इसके common identification symptoms हैं। और ये आप किसी बच्चे की मैंने यहाँ पे वो पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन जो है ना वो ऐसे नजर आ रहा है जैसे अल्सरेटेड फॉर्म में, पील्स की शक्ल में जो है ना वो स्किन उतरती है, और पैची स्किन होगी, इची होगी, बच्चे को बार बार डिजायर डेवलप होगी कि वो इसको रब करे, उसको खारिश करने की डिजायर होगी, तो मजीद ये डिस्टर्ब होगा। तो इसका हल क्या होता है कि इसको जितना आप लुब्रिकेट करके रखेंगे, ऑर्नामेंट्स या क्रीम लगा के आप इसको स्लिपरी फॉर्म में रखेंगे, उतना ही जो है ना इसके अंदर बचत होगी। और बच्चे की डाइटरी इनटेक बेहतर करें, उसमें लिनोलिक एसिड है या बाकी एसेंशियल फैटी एसिड है उनका इंक्रीज इनहांस करें। और इन केस जब बच्चा उसकी एज बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ, तो फिर ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगी। एजिंग प्लस हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग linoleic acid and other essential fatty acids, ultimately we can recover from the eczema. Essential fatty acids का शेयर जो है वो डाइट के अंदर एटलीस्ट 3% जरूर होना चाहिए। तो पहले तो हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड 10%, मोनो अनसैचुरेटेड 10% और पोली अनसैचुरेटेड भी 10%। अब दूसरी सेंस में अगर हम बात करें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की सेंस में, तो कम से कम 3% जो है ना वो डाइट के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो जरूर होने चाहिए। Non-essential, we have already defined that body has the ability to synthesize them inside the body, so there is no need to take through the diet. Except linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid, all other considered as non-essential. Deficiency is very rare because body has the ability to synthesize them. Next component is sources of fats and oils. Fats and oils जो हैं वो हमें कहाँ से अवेलेबल हैं? तो इसमें ब्रॉडली 2 सोर्सेज बनते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, और तीसरा जो है ना फिर हम मैरीन सोर्सेज की बात करते हैं। फिश वगैरह जो होती है मैरीन सोर्सेज, वहां से भी हमें ये अवेलेबल है। सबसे कॉमन जो कह लें सोर्स है वो प्लांट सोर्सेज है। तो पहले हम प्लांट सोर्सेज को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर सेकंड कंपोनेंट के तौर पे फिर हम एनिमल सोर्सेज और फिर उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट सोर्सेज में बेसिकली दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, जैसे सनफ्लावर सीड, कैनोला सीड, सोयाबीन सीड्स, कॉटन सीड ऑयल भाई। तो इनके सीड्स को जब हम ब्रेकअप करते हैं तो उसमें से हमें ऑयल मिलता है। अब क्या तरीका है उसको निकालने का? एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन।
जैसे कोल्हू नहीं होता विलेज लेवल पे कि सरसों के बीज जो है उनमें से सरसों का तेल निकाला जाता है, तो वो बेसिकली एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल है। लेकिन इंडस्ट्रियली अगर आप चाहते हैं ना मैक्सिमम रिकवरी करें, तो फिर आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो एडिबल ऑयल की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो पहले नंबर पे कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेशन के थ्रू तेल निकाल लें ऑयल सीड से, और उसके बाद जो ऑयल सीड केक जो होता है ना, उसके अंदर जो तेल बच जाता है उसको फिर सॉल्वेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। All plant oils contain more unsaturated fatty acids except palm kernel and coconut oil. यानी ऑयल सोर्सेज जितने भी हैं ना, इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा हैं और प्लांट सोर्सेज में। और जब मैं एनिमल सोर्स की बात करूंगा तो इट मींस उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होंगे। लेकिन एक्सेप्शन है, 3 प्लांट सोर्सेज ऐसे हैं जैसे पाम कर्नल और कोकोनट, इनके अंदर जो है वो सैचुरेशन ज्यादा है। क्लासिफिकेशन अगर हम प्लांट ऑयल्स की करना चाहें, उसमें बेस क्या है, डोमिनेंस ऑफ सर्टेन फैटी एसिड्स। जिस ऑयल के अंदर जौन सा फैटी एसिड जो है वो डोमिनेट करता है, उसकी बेस पे उस ग्रुप के अंदर उसको रख दिया जाता है। तो बेसिकली देयर आर 4 ग्रुप्स। लिन हाँ जी, लिनोलिनिक एसिड, नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वो ऑयल आएंगे जिनके अंदर लिनोलिनिक एसिड जो है वो क्वांटिटी में ज्यादा पाया जाता है। और ये लिनोलिनिक एसिड वही है जिसको हमने ओमेगा 3 कहा था, ओलिक एसिड जिसको हमने ओमेगा 9 कहा था, और लिन ओलिक एसिड जिसको हमने ओमेगा 6 कहा था। तो वो सोर्सेज जिनको खाने से हमें ओमेगा 6 भी मिलता है और ओमेगा 9 भी मिल सकता है। इसके बाद लायूरिक एसिड ग्रुप, ठीक है, वो ऑयल सोर्सेज जिनके अंदर लायूरिक एसिड जो है वो ज्यादा पाया जाता है। बेसिकली ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। और एक सोर्स ऐसा है जिसके अंदर अरूसिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अरूसिक एसिड हम आगे जाके देखेंगे क्या ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। तो फर्स्ट ग्रुप इज लिनोलिनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहते हैं तो फिर हमें कौन से तेल खाने चाहिए, सोयाबीन ऑयल कंटेन 7% लिनोलिनिक एसिड। One of the rich source of omega 3 fatty acids is soybean oil. अगर आप चाहते हैं कि हमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो है वो मिलने चाहिए, ठीक है, तो फिर आप कॉटन सीड और सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड में और सोयाबीन ऑयल में तकरीबन 54% के करीब जो है ना वो लिन ओलिक एसिड जिसको हमने ओमेगा 6 का है वो पाया जाता है। सनफ्लावर, सैफफ्लावर, पीनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सब के अंदर आपको ये दोनों मिलते हैं, ओलिक एसिड भी मिलता है और लिन ओलिक एसिड भी मिलता है। लायूरिक एसिड ग्रुप, जिनके अंदर लायूरिक एसिड जो है ना वो डोमिनेंटली फॉर्म करता है, ठीक है, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और इसके अलावा भी जिसमें C8, C10 यानी 14, 16, 18 कार्बन इस तरह के कंपाउंड्स ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो लायूरिक एसिड ग्रुप जो है वो ऐसा ग्रुप है जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सबसे कम पाए जाते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया कि जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। और हमने बात की थी कि पाम कर्नल ऑयल और कोकोनट ऑयल, इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो ज्यादा हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 to 94% in case of palm kernel oil, more than 83% are saturated fatty acids. लास्ट ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं अरूसिक एसिड ग्रुप। और अरूसिक एसिड जो है ना ये तकरीबन 40 to 55% पाया जाता है। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, जो हमारे ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, मस्टर्ड ऑयल, रेपसीड ऑयल, यानी सरसों का तेल जो है ये बिल्कुल किनौला की तरह है, सिर्फ इसमें यह फर्क है कि इसमें अरूसिक एसिड की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। और ये कंपाउंड जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल है बिकॉज इट रिटार्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अरूसिक एसिड, अब कनाडा वालों ने क्या किया है, उन्होंने रेपसीड में से अरूसिक एसिड जो है ना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसको रिमूव कर दिया। तो अब केनोला ऑयल जो है,
canola is basically a rapeseed oil, but it is low in erucic acid. ये स्टैंड किसको करता है कैनोला? कैनेडियन ऑयल, CAN, कैनेडियन, O फॉर ऑयल, कैनेडियन ऑयल, लो इन erucic acid. ठीक है, इसमें बिल्कुल मिन्यूट क्वांटिटीज में ये एसिड पाया जाता है जो कि ग्रोथ रिटार्डेशन काज करता है। सेकंड भाई बात करेंगे अब एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। और एनिमल सोर्सेज में हम देखें तो एक हमारे पास मिल्क फैट है, मिल्क फैट जिसमें से आप क्रीम या बटर या देसी घी बना सकते हैं। और हमारे पास एनिमल डिपोट फैट है, डिपॉजिट वाली भाई, एडिपोज टिश्यूज वाली फैट जो होती है स्पेशली। और तीसरा जो है मैरीन ऑयल्स, इनको भी एनिमल्स के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल्स इसकी हम देखें तो लॉर्ड, तलो और मिल्क, ये आम एग्जाम्पल्स हैं। लॉर्ड क्या होती है? चर्बी, किसकी? सुअर की, पिग की, हॉग की। ठीक है, और दुनिया में मोर देन 40-50% जो है वो पिग का गोश्त खाया जाता है, तो उसकी जो चर्बी है ना उसको लॉर्ड बोलते हैं। बहुत सारे जो बाहर से कॉस्मेटिक्स आती हैं ना, लिपस्टिक वगैरह हो गई, या जो कह लें कि चॉकलेट या इस तरह की चीजें, उनके अंदर लॉर्ड होती है। तो बीइंग मुस्लिम हमें इस चीज को पहले देखना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जरूरी नहीं कि हर इम्पोर्टेड चीज जो आप बाहर से लाते हैं ना वो आपके मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक हो। तलों में क्या फर्क है? तलो जो है तो चर्बी, लेकिन किन जानवरों की है? हलाल जानवर की। यानी गाय भैंस वगैरह की जो चर्बी जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम उसकी चर्बी उतार के साइड पे रख देते हैं, ये तलो कहलाती है, विजिबल फैट जो होती है। और नॉर्मल तरीका क्या है कि हम उसको जब रेंडर करते हैं ना, रेंडरिंग विद ड्राई हीट और स्टीम, यानी पानी में डाल के उसको बॉईल करना शुरू कर दें तो पानी के ऊपर चर्बी जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। या उसको ड्राई हीट से आप उसको हीट करें सिंपली विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, तो उसमें भी आपको मेल्ट होके ये मिलेगी। ये तलो या एनिमल फैट जो है वो ज्यादा जो है ना कहाँ पे यूज होती है? ये इंडस्ट्री वाले इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्राइंग जो है वो हम ज्यादा कर सकते हैं और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा होती है। मिल्क भाई तीसरा आ गया फैट का सोर्स, और इसको हम दूध से अलहदा करते हैं तो इसको क्रीम बोलते हैं। और इसी से दूध को अगर हम कल्चर्ड कर लें, उसको इनाकुलेट कर लें, जाग लगा लें, तो फिर उससे दही बनता है और दही से हम फिर बटर की फॉर्म में इसको से, तो बटर जो है ना वो कच्चा बटर भी हो सकता है, अभी क्रीम से ही सिंपली बनाया गया हो। और दूसरा तरीका हो सकता है फर्मेंटेड बटर। तो फर्मेंटेड बटर कौन सा होगा? जो कि योगर्ट लगा के, योगर्ट को जब आपने चर्निंग की है, उसकी ग्राइंडिंग की है, तो वहां से बटर आएगा ऊपर। और इसमें इसका जायका भी बेहतर होगा, इसमें इसकी जो स्मेल है या इसको कह लें कि आप टिपिकल इसका एक आपको फ्लेवर डेवलप होगा जो कि फर्मेंटेशन की वजह से होगा। और इसी बटर को फिर फर्दर आप हीट करेंगे तो इसमें से घी निकल आएगा। यानी जो फालतू चीजें हैं वो लस्सी या इस तरह की चीजें वो सेपरेट हो जाएंगी, वेपराइज कर जाएंगी, एंड यू विल गेट द देसी घी। इट इज द रिच सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये भाई हमने पीछे जो है ना प्लांट सोर्सेज में हमने कहा था स्वाय पाम ऑयल के और कोकोनट ऑयल के, बाकी सब के अंदर अनसैचुरेशन ज्यादा है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल वहां पे नहीं था। तो एनिमल सोर्सेज के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये सैचुरेटेड ज्यादा है इनके अंदर, और रेकमेंडेशंस क्या कहती हैं कि डाइट के अंदर 10% से ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होना चाहिए। और दूसरा इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं भाई। इन केस ऑफ मिल्क, बटर मिल्क या बटर फैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ऑल कॉमन फैट्स। कम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? कि मोर देन 400 to 500 फैटी एसिड्स की किस्में जो है ना इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, बड़ा कम्प्लेक्स जो है ना वो बटर फैट जो इसका स्ट्रक्चर है। कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, अब सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल आएगा भाई, चाहे वो मिल्क फैट है, चाहे हम डिपॉट फैट का जिक्र करेंगे, या फिर मैरीन के अंदर कंपैरेटिवली कम होगा लेकिन पाया जरूर जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। सैचुरेटेड फैटी एसिड इस सेंस में बुरे गिने जाते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को फर्दर सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करते हैं।
कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होता है और कुछ हम डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं, इसके हम बाद में बात करेंगे। Animal depot fat include lard and tallow. Lard was the fat derived from the halal animals, sorry, pig and hog, and tallow is derived from the uh, halal animals. Both have high content of saturated fatty acids and cholesterol. Marine sources include herring, cod liver, halibut liver, and other fish. इसमें ज्यादा जो छोटी किस्म की फिश होती है ना, जिनका गोश्त वगैरह खाना जो है वो जो है कमर्शियली वो वायबल नहीं है, तो उनमें से फिर ऑयल जो है वो बेसिकली निकाल लिया जाता है और यही ऑयल आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है। लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, हेलीबट लिवर ऑयल, characterized by the presence of high percentage of unsaturated fatty acids। यानी अब एनिमल सोर्स में देखें तो सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन ऑयल के अंदर। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एबिलिटी होती है कि वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर कम करने में हेल्प करते हैं। फैट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स। तो विजिबल फैट क्या है कि जो बज़ाहिर नजर आ जाती है कि आप गोश्त लेने गए हैं और आपको मीट का जो कारकेस है वहां पे फैट नजर आती है साथ, तो आप मोस्टली हम जब गोश्त बनवाते हैं तो हम उनको कहते हैं यार इसको काट के जरा सेपरेट कर दो। इसके अलावा बटर फिजिकल फॉर्म है, घी विजिबल फॉर्म है, मार्जरीन, कुकिंग ऑयल्स, ये देख के ही आपको पता चल जाता है कि इनके अंदर फैट है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी है इनको पहचानना, और हम इसको कम या ज्यादा खाना ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इनविजिबल फैट जो है ना वो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक है। ये वो फैट है जो फैट या जो स्ट्रक्चर है या कंपोजिशन है उसका ये पार्ट है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, लीन मीट, अदर एनिमल एंड वेजिटेबल फूड्स, दीज कंटेन इनविजिबल फैट। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर ईट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वांटिटी। यानी मैं अगर गोश्त खाता हूँ गाय का, तो मुझे नहीं अब क्लियर कि उसके अंदर बेशक जो आपको अवेल नजर आ रही थी ना, विजुअलाइज आप कर रहे थे उसको, तो आपने ट्रिम कर दिया, लेकिन स्टिल हर सेल के कंपोजिशन देखें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन में फिर फैटी एसिड्स में वो लाजमी कंपोनेंट है। तो ये फैट जो है ये बेसिकली इसकी क्वांटिफाई करना जो है इसको मुश्किल होता है। तो स्पेशली कैलोरी कॉन्शियस पर्सन जो हैं उनको इसको भी अवॉइड करना चाहिए, या जो फुल फैट मिल्क है उसकी निस्बत जो है वो स्किम मिल्क या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया जा सकता है। जी, तो अभी तक हमने सिंपल लिपिड्स जो थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, और सिंपल लिपिड्स में हमने ज्यादा फोकस किया है फैट्स एंड ऑयल्स के ऊपर। वैक्सेस मैंने कहा था कि इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, नॉर्मली चीजों के ऊपर अप्लाई की जाती हैं शाइनिंग वगैरह लेने के लिए। अब हम बात करेंगे फास्फोलिपिड्स की। फास्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, यानी जिसमें लिपिड के साथ कोई और जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो प्रोटीन है, वो इनके साथ लिंक हो जाए तो फास्फोलिपिड्स बन जाएंगे। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फास्फोलिपिड्स, they are also known as phosphatides and they are found in every living cell। और जब हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें ग्लिसरॉल भी मिलता है, इसमें फैटी एसिड्स भी होंगे, इसमें फास्फोरिक एसिड भी होगा, और इसमें नाइट्रोजनस बेस भी होगी। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस क्या हो सकती हैं? ये कोलिन और सेरीन। ठीक है, ये दो नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो बेसिकली फास्फोलिपिड्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी हो गया। यहाँ पे भी आप इस चीज को विजुअलाइज कर लें कि ये अगर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो इसका एक हेड वाला जो पोर्शन है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, और जी टेल। अब इसमें टेल में अगर आप देखें तो आपको ये सैचुरेटेड फैटी एसिड नजर आ रहा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नजर आ रहा है, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया स्पेशली, और इसका जो हेड वाला पोर्शन है वहां पे आपको फास्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो नजर आते हैं।
functions, they are component of cell membrane and intracellular structures, number 1. Number 2, they are component of myelin sheet. myelin sheet क्या थी? जो नर्व इम्पल्स हमारी होती है उसके ऊपर एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, जैसे बिजली की तार है ना, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होगी जो कि इंसुलेशन का काम करती है। इसी तरह हमारे जो नर्व इम्पल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो माइलिन शीट है, एंड इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ नर्वस इम्पल्स। एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इन द ब्लड स्ट्रीम। अब ये देखें, तीनों फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो फास्फोलिपिड्स भी देखें तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो established है, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, myelin sheet, and also facilitate in the transport of fat in the blood. We classify the phospholipids into two categories. First is known as lecithin and second one is sphingomyelin. लेसिथिन क्या है भाई? बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है फैट को ट्रांसपोर्ट करने में बॉडी के अंदर, और ये सिंथेसाइज कहां से होती है? मैथियोनिन से, ठीक है। प्लस शुगर्स आर फैट्स प्लस फास्फोरिक एसिड, तो ये तीनों चीजें जो है ना वो मिलके लेसिथिन बना रही होती हैं। लेसिथिन जो है जब हम ऑयल को रिफाइन करते हैं ना, जैसे सोयाबीन तेल है उसको हम रिफाइन करें तो वहां से भी हमें मिलती है, लेकिन दुनिया में जो सबसे पहले लेसिथिन निकाली गई थी वो एग यॉक से निकाली गई थी, अंडे की जर्दी से, और तकरीबन 10% ऑफ वेट इज कंप्राइज्ड ऑफ लेसिथिन। इसके अलावा यीस्ट, सोयाबीन, व्हीट जर्म, एनिमल टिश्यूज और स्पेशली लिवर के अंदर जो है ये पाई जाती है। काम क्या करती है? इमल्सीफायर। इट एक्ट एज इमल्सीफायर इन द इंडस्ट्री, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स में इसको यूज किया जाता है। इमल्सीफायर क्या होता है कि नॉर्मली फैट्स को जब हम पानी में डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व नहीं हो सकते, थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मायोनीज देखें, जिसको हम जिसमें फैट भी शामिल है और वाटर सॉल्युबल चीजें भी शामिल हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप देखें तो नेक्स्ट डे उसकी बॉटल में इंग्रेडिएंट सेपरेट फॉर्म में हो। अब इन इंग्रेडिएंट्स को कौन सी चीज है जो सेपरेट नहीं होने देती? वो इमल्सीफायर है। इमल्सीफायर हैज बोथ प्रॉपर्टीज, ये हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, लाइपोफिलिक भी है। तो यानी लिपिड लविंग चीजें भी पसंद करता है और वाटर लविंग चीजें भी पसंद करता है। तो दोनों को समझ लीजिए मिडल मैन है, जिसमें दरमियान में खड़े होके फैट को भी काबू करके रखना है और वाटर को भी काबू करके रखना है। तो इमल्सीफायर, इफ समवन ऐड एन इमल्सीफायर टू अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, it can force the two heating liquids to mix with each other. So you have formed a thick stable emulsion like ice cream. Ice cream, mayonnaise, margarine, butter, milk, all these are examples are emulsions. कुछ में नेचुरल इमल्सीफायर्स हैं, कुछ में हम सिंथेटिक इमल्सीफायर्स ऐड करते हैं। ये देखें बहुत रेंज है फूड प्रोडक्ट्स की जो दुनिया में ऐसी हैं कि जिनके अंदर रेसिपी के अंदर ऑयल भी शामिल होता है, वाटर भी शामिल होते हैं। तो इनको स्टेबल रखना मुश्किल हो जाता अगर हमारे पास इमल्सीफायर ना होता। तो सबसे अब इजीली जो अवेलेबल इमल्सीफायर है वो सोयाबीन से स्पेशली इसको हासिल किया जाता है। स्पिंजोमाइलिन जो है ये भी कम्प्लेक्स कह लें कि स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको स्पिंजोसिन, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पिंजोसिन, कोलिन, फैटी एसिड, ठीक है, और फास्फोरिक एसिड, इनका ये कॉम्बिनेशन नजर आता है। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे कुछ ऑर्गन्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ब्रेन, नर्व टिश्यूज, ठीक है, इनका ये कंपोजिशनल पार्ट है। तो अगर ये स्पिंजोमाइलिन बॉडी के अंदर नहीं होगा तो अल्टीमेटली ब्रेन और नर्व टिश्यूज जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स भाई एक और क्लास आ गई, और ग्लाइकोमीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लिपिड्स के साथ कंबाइंड है, और इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो सेरिब्रोसाइड है। सेरिब्रोसाइड को अगर हम देखें तो इसमें हमें ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो है ना वो फैटी एसिड, केरासिन, स्पिंजोसिन और ग्लैक्टोज भी नजर आती है। ग्लैक्टोज यानी वाहिद स्ट्रक्चर कह लें बॉडी के अंदर है जिसमें ग्लैक्टोज पाई जाती है, ठीक है। Cerebroside, a glycolipid found in white matter of the brain and myelin sheet of the nerves.
इसका मतलब है ग्लाइकोलिपिड्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन और माइलिन शीट का एसेंशियल कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट भाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 से 4 मिनट्स हैं और